Hello students, how are you? Hope you all are very fine there. Okay. लास्ट क्लास और इस क्लास में लिंक करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रीव्यू हमेशा देता आया हूं, अभी भी देता हूं। हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए है, आज पूरी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है या आप देखो जितने भी आपके पास गैजेट्स हैं उसमें अधिकतर बैटरी या सेल या अल्टीमेटली करंट से ऑपरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लाएं कहां से? आप देखो इस समय इस रूम में ये लाइट है, फैन है, एसी, ये सब किससे ऑपरेट हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आपके घर की ऑलमोस्ट सारी डिवाइस किससे ऑपरेट होती हैं? इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे लाइफ का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, बहुत अभिन्न हिस्सा है हमारे जिंदगी का। तो इस करंट को हम लाएं कहां से? अभी तक एक ही सोर्स था, बैटरी, सेल। सेल क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट इनकी एक लिमिटेशन है। हम कहें पूरे सिटी को बैटरी से ऑपरेट करा लो, नहीं पॉसिबल है। कुछ सालों बाद फेराडे ने क्या करा? फेराडे ने एक महान डिस्कवरी को जन्म दिया। आज जो भी इलेक्ट्रिक करंट का मास प्रोडक्शन होता है वो उसके लिए बेस है फेराडेज के लॉस, फेराडेज की डिस्कवरी। फेराडे ने जो इन्वेंशन किया उसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इंड्यूस करना, मतलब प्रोड्यूस करना। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट बनाने का एक नया तरीका सीखेंगे, एक नए टैप को सीखेंगे। इस चैप्टर में जो करंट आएगी उसको हम नाम देंगे एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो ओम्स लॉ वाले चैप्टर में करंट थे उसका नाम था डीसी करंट। तो डीसी करंट डायरेक्ट करंट और ये एसी करंट। एसी करंट वाले चैप्टर में जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इस चैप्टर का और डीसी सर्किट का ईएमएफ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डीसी सर्किट का ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी है और एसी सर्किट का ईएमएफ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखना। बहरहाल जो फेराडे साहब थे उन्होंने इस दुनिया पे बड़ा एहसान किया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का मास प्रोडक्शन के लिए एक नई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि आप जो सेल बैटरी से करंट लेते हैं, एक और तरीका है, अगर किसी सर्किट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो, अपने आप ही इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल इनविजिबल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। सिर्फ उसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो तो अपने आप ही इनविजिबल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इसके थ्रू उन्होंने जब वर्क को डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो इससे बिग अपलॉड उन्होंने, फेराडे साहब ने बहुत बड़ा काम किया था। आज पूरे वर्ल्ड के जितने भी पावर हाउसेज हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, या गैस टरबाइन से चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, या हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, या आपके घर के जनरेटर हैं, सभी में एक कॉमन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फेराडे ने बताया कि हम कैसे ईएमएफ जनरेट करेंगे और दूसरे लॉ में बताया है कितने वोल्ट पैदा होगा। उसके बाद लेंज लॉ आया और सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके अलावा मोशनल ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। फेराडे ने क्या करा? ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसमें जब इस कॉइल को उसने रोटेट किया तो अपने आप ही एक करंट जनरेट हुई। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, इसमें इसने कॉइल को रोटेट किया तो करंट जनरेट हो गई। ठीक है, अब इस करंट की वैल्यू क्या होगी? I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, V इज इक्वल टू आई आर, आप सब जानते हैं। E क्या होता है? ईएमएफ। फेराडे ने कहा था E की जो मैग्नीट्यूड है E का वो होगा डी फाइव ओवर डी टी। फाइव क्या है? फाइव होता है बी ए ओमेगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो मैंने
थीटा को ओमेगा टी लिख लिया है, डी ओवर डी टी। इसमें एक टर्न दिखाई दे रहा है, अगर इसमें n टर्न्स हो तो n कर दीजिए। इसके बाद n b a बाहर आ गया, cos ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस नहीं सॉरी प्लस, तो cos का साइन का cos का माइनस, ठीक है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया। अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस साइन को कंसीडर मत करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉड साइन लगाया हुआ है, तो e का मॉड हो गया n b a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। माइनस से डायरेक्शन शो करता है कि ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये उस कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो लेंस लॉ की वजह से नेगेटिव आता है। इसमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन का नेगेटिव हम नहीं कंसीडर करें, बिकॉज मुझे यहाँ पे ई का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी है, किस डायरेक्शन में उससे अभी मेरा कंसर्न नहीं है। तो ईएमएफ हो गया, ये मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो सबसे बड़ी बात आप इस पे ध्यान दीजिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो साइनसोइडली चेंज हो रहा है, साइन थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और साइन कर्व आप सबको पता ही है इस तरह से होता है, ये एक साइडल कर्व है। एक साइडल मतलब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक मान लीजिए कॉइल है, इस कॉइल को हमने रोटेट किया, ये एक रोटेशन है, तो एक रोटेशन का ग्राफ है, यहां से ये आधा रोटेशन और बाकी का हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन यानी 0 से 180 डिग्री, इसमें जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव है और बाकी हाफ रोटेशन 180 से 360 डिग्री ये नेगेटिव है, माइनस ई नॉट है। तो इनिशियल फर्स्ट हाफ साइकिल और हाफ साइकिल, इसमें ई नॉट पॉजिटिव, ई नॉट नेगेटिव है हाफ ऑफ साइकिल में। तो आपने देखा कि आफ्टर एवरी हाफ साइकिल डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या है, प्लस से माइनस। इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट की जो डायरेक्शन होगी, ये एक सर्किट ले लेते हैं, इसमें ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स ये साइन कर्व का ही सिंबल है, यहाँ पे ये एसी सोर्स है। तो हाफ रोटेशन में करंट क्या होगी, हाफ रोटेशन में ऐसे फ्लो होगी फिर ऐसे फ्लो होगी, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ ही है कॉज जो करंट को कंट्रोल करता है, करंट की डायरेक्शन सब कुछ ईएमएफ कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जिधर ईएमएफ होगा उधर करंट होगी। तो यहाँ पे ईएमएफ हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए करंट भी हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज करेगी, आधे डायरेक्शन से ऐसे, बाकी हाफ में ऐसे। तो ऑल्टरनेटिवली डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैं आपको आता हूं यहां पर एन बी ओमेगा, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू ई की लिखने चाहो, मैक्सिमम कहते हैं ई नॉट, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, दिस इज 1, तो ई नॉट हो गया एन बी ए ओमेगा। मैंने साइन थीटा को 1 रख दिया बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ई भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज ये सारे जो क्वांटिटीज हैं ये फिक्स्ड है, ये ना इंक्रीज ना डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम, तो ये भी मिनिमम, तो मैक्सिमम को यहाँ पे नोट लगा देते हैं। तो इस सब की जगह ई नॉट लिख दो, तो ये आएगा फॉर्मूला ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला मिला हमें ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने क्या स्मॉल से कैपिटल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई ईएमएफ ही है। आई करंट क्या होगी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ई नॉट अपॉन आर क्या होता है, आई नॉट, आई नॉट क्या है, आई की मैक्सिमम वैल्यू, ये आई के लिए फॉर्मूला हो गया, यानी वैल्यू ऑफ करंट इज चेंजिंग साइनसोइडली। साइनसोइडल बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ आएगा इसका, आई ये है प्लस आई नॉट और ये वाला माइनस आई नॉट, तो ये क्या हो गया 0 से ये 180 डिग्री और ये 360। तो आप देख रहे हैं कॉइल रोटेट हो रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट हो रही है, जब वो पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करती है, तो 1 रोटेशन के हमने 2 पार्ट कर दिए हैं,
हाफ प्लस हाफ, दैट इज वन। हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन प्लस और बचे हुए हाफ में माइनस, यानी कि करंट हाफ रोटेशन तक ऐसे फ्लो होगी, जब ये ऐसे हाफ रोटेशन लगाएगी ऐसे, और बाकी हाफ में वापस आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग ऑल्टरनेटिवली, इसलिए इस करंट का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। यहीं से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का हम ये वाला फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का ये वाला फॉर्मूला बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, और ये यहां से आया है, तो इसको दिमाग में बिठाए रखना। अब मैं इसको बिठा देता हूं। अब इस चैप्टर का नाम जो हमें आज प्रेजेंट हमारे लेक्चर बेस्ड है वो है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट, ठीक है। तो जो हमारा एसी सर्किट है उस सर्किट में स्टडी करनी है आपको। कैसा सर्किट की क्या स्टडी करनी है? सर्किट वो V इक्वल टू वाई, कुछ ऐसा समझ लिए कि ये एक रेजिस्टेंस, इसे ओमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या सिंपली रेजिस्टेंस, इसमें ये एसी सोर्स है। इस सर्किट की स्टडी ऑफ सर्किट, रफली इसका मीनिंग समझ लो कि इस सर्किट में हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कितना रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, और कितनी करंट फ्लो हो रही है, यानी V मेजर करना I और R। रफली और भी होता है, बट मेन अगर ये मिल गए तो आपने सर्किट की स्टडी कर ली। तो अब हम इस सर्किट में सबसे पहले मेजर करेंगे V और I को, यानी कि EMF और दूसरा I को, इन दोनों का मेजरमेंट जरूरी है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे एसी सर्किट की स्टडी। अब कैसे मेजर करें, क्योंकि जो करंट है और ईएमएफ है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। ई का फॉर्मूला है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस सर्किट को दिमाग में रखना, ये एक ओमिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस R। करंट की डायरेक्शन कभी भी एसी सर्किट में नहीं बनाई जाती, बिकॉज इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी ऐसे फ्लो होगी कभी ऐसे फ्लो होगी। अब आपको मैं बताऊं अपनी रियल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, ये जो इस समय लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट जो इस समय मेरे इंस्टीट्यूट में आ रही है, ये कहां से आ रही है? किसी ना किसी पावर हाउस से आ रही होगी। इस पावर हाउस में पता है कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। आप जब भी कोई डिवाइस लाएंगे मार्केट, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आप एसी लाए या आप टीवी लाए या कोई भी आप डिवाइस लाएंगे, तो डिब्बा जो होता है उसका कवर, उसके पीछे देखना, तो उस पर लिखा होगा 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है ये आप समझिए। सबसे पहले सारी कहानी पहला होती है यहां से, पावर हाउस में एक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम आर्मेचर कॉइल यानी टरबाइन को घुमाएं। टरबाइन काफी बड़ी होती है, हैवी होती है, उसको घुमाना है। अब इसको घुमाने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या करते हैं? कोयले को बर्न करके वाटर बॉईल करते हैं। वाटर के बॉईल करने से स्टीम बनती है। स्टीम को एक स्पेस में इकट्ठा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और जब बहुत हाई प्रेशर होता है तो छोटे से नजल से छोड़ते हैं। उसमें इतना मोमेंटम होता है कि इसे बढ़ते ये इसको टर्न कर देती है और ये घुमाती है। सारी कहानी शुरू होती है इस टरबाइन के, इस आर्मेचर कॉइल के घूमने से। ये 1 सेकेंड में 50 टाइम्स तक रोटेट होता है, तब जाके 220 वोल्ट की करंट आ रही है आपके पास। 1 सेकेंड कितना होता है? हो गया। इतनी सी देर में मेरी गारंटी आप 50 तक काउंट भी नहीं कर पाएंगे 1 सेकेंड में। बट ये इतनी बड़ी टरबाइन पावर हाउस में 1 सेकेंड में 50 रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। 50 रोटेशन, आप देखो इसका मतलब क्या है?
ये एक रोटेशन का ग्राफ है, यानी जब कॉइल सिर्फ एक रोटेशन है, ये एक रोटेशन कर रहा है, तो यहां से जब इसने एक रोटेशन किया तो ये ग्राफ आया। इसमें एक रोटेशन में कितनी बार करंट जीरो हो रही है? 2 बार, एक यहां एक यहां, 2 बार करंट जीरो हो रही है। तो 50 रोटेशन में कितनी होगी? 100 टाइम्स। तो ये जो कॉइल यहां पे इस तरह रोटेट हो रही है, इससे 1 सेकंड में 100 टाइम्स करंट ऑफ होगी और 100 टाइम्स मैक्सिमम होगी। तो 100 बार करंट जाती है 1 सेकंड में, बट ये इतनी फास्ट फिनोमेना है कि वी कांट ऑब्जर्व इट। हमें ये कंटिन्यूअसली ग्लो होती दिखाई दे रही है, बट एक्चुअल में 50 बार करंट चली जाती है। इसका भी आगे इंतजाम किया गया है कि कैसे इसको ना जाने, लाइट ऑफ ना होने, वो अलग बात है। बट फिलहाल इसमें हम ये मानेंगे कि 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड, यानी यहां से यहां तक 1 सेकंड में 100 टाइम्स करंट जीरो हुई और 100 टाइम्स मैक्सिमम हुई, बिकॉज हर साइकिल में 2 बार मैक्सिमम 2 बार जीरो होती है, और 1 सेकंड में 50 साइकिल हो रहे हैं, यानी ये 50 बार घूम रही है। तो 100 टाइम्स जीरो और 100 टाइम्स मैक्सिमम हो रही है। अब अपने आप में इसको मेजर करना बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि कैसे मेजर करें। जैसे मान लो मैं इसको हाइपोथेटिकल वैल्यू देता हूं 0 और इसको देता हूं 4, ये करंट का है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो करंट क्या होगी? 1 2 3 4 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 4 3 2 1 0। मतलब यही चीज मैं यहां पे दिखाता हूं, करंट यहां से आएगी 1 2 3 4 4 3 2 1 0, रुक गई, वापस हुई 1 2 3 4 4 3 2 1 0, यहां पे 1 2 3 4 4 3 2 1 0, वापस 1 2 3 4 4 3 2 1 0। तो ये करंट इस तरह से मूव कर रही है, ये इतनी तेज जाती है, इतनी तेजी चेंज होती है। अगर मैं कहूंगा ना कि 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तब तक बोलते बोलते वो 4 हो चुकी होगी। तो करंट को मेजर करना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर एसी सर्किट की स्टडी करनी है तो मैं ये तो बताना होगा भैया आपके सर्किट में कितनी वोल्टेज अप्लाई की है आपने, करस्पॉन्डिंग करंट क्या है। जब हम करंट को मेजर ही नहीं कर पाए तो हमारी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज आप इंसान के सामने आया भैया, करंट को मेजर कैसे करें। करंट इंसान में वो पावर है कि वो जो चाहता है वो कर सकता है। उसने इसका रास्ता निकाला भी। क्या रास्ता निकाला? देखिए उसने क्या करा, उसने करंट के मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। कैसे? उसने ऑल्टरनेटिंग करंट पास की यहां पे और देखा टोटल कितना चार्ज उस एसी करंट में फ्लो कराया 1 साइकिल में। बट यहां एक नई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 1 साइकिल में आधे चक्कर तक करंट एक डायरेक्शन में, बाकी हाफ में रिवर्स हो जाती है। तो अगर मान लो उसने यहां से यहां तक 1/2 रोटेशन में 10 कूलम चार्ज फ्लो करवाया, तो वापस भी 10 कूलम आ जाएगा, यानी 1 साइकिल में टोटल फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया? 0। आई का एवरेज का करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, तो 0/T 0, यानी कोई रिजल्ट नहीं आया, एवरेज करंट 0 हो गई। ठीक है, ये एवरेज वाला वर्ड मैंने क्यों दिया? फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज वेरी कर रही है, तो वेरिएबल क्वांटिटी को कांस्टेंट क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए एवरेज या मीन ये एज ए पावरफुल टूल है। तो इनको हमेशा ध्यान दो दोस्तों कि एवरेज और मीन, सिर्फ एवरेज मीन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले नहीं है, ये टूल है जो वेरिएबल क्वांटिटी को यूनिफॉर्म क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। आपने 11th में किया था ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, तो उसमें वेरिएबल मोशन को यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट किया। यहां पे हम ये एवरेज और मीन वाला कंसेप्ट लगाएंगे करंट और वोल्टेज के लिए। तो हमें क्या आएगा? मीन ईएमएफ और मीन करंट। मीन आते ही अब कांस्टेंट करंट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसमें जो भी करंट फ्लो हो रही है उसकी
मीन वैल्यू क्या है। मान लो 1 2 3 4 एम्पियर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम के नाम कई हैं, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, ये सब नाम है, इसको ध्यान रखना बस। तो इस मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो हो सकता है ये 3.2 हो। इस तरह से बिना कैलकुलेशन में अंदाज से बता रहा हूं, 3.2 है, 2.7 ये करंट फ्लो हो रही है। तो ये कांस्टेंट मान सकते हैं कि अब ये कांस्टेंट 2.7 फ्लो हुई एक ही डायरेक्शन में। तो एवरेज और मीन की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। एवरेज या मीन एक कंसेप्ट है, बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है फिजिक्स का। ये फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी इतना परेशान कर रही हो, जैसे यहां पर रैपिडली चेंज हो रही है, तो उस वेरिएबल क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एवरेज या मीन वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो, करंट कांस्टेंट करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और मजेदार बात यह है कि आंसर भी चेंज नहीं होता, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये तो बहुत खुशखबरी है कि आंसर भी कोई आएगा और हम स्टडी भी कर लेंगे वेरिएबल करंट को कांस्टेंट करंट बनाकर। तो अब यह है कांस्टेंट यानी मीन ले कैसे, कि जब मीन लेने निकले तो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम आ गई, पर साइकिल नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 था। जो आप यहां पे इसका ग्राफ देखोगे, हाफ रोटेशन में जितना चार्ज यहां से यहां फ्लो हुआ था, नेक्स्ट हाफ में वापस आ गया, तो ये 0 था, यानी कि मीन करंट 1 साइकिल में 0 थी। अब हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना था, तो हमने ये फैसला किया यार पूरी साइकिल में मीन क्यों लें, ये दोनों ऊपर नीचे तो सिमेट्रिकल है, एक जैसी शेप के हैं, सिर्फ आधी साइकिल का मीन लो, हमने हटा दिया, यानी मीन हम लेंगे सिर्फ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल की पहचान होगी 0 से t/2 या 0 से 180 डिग्री, आधी साइकिल का मीन। तो अब जो मैं मीन लूंगा उसमें सिर्फ 0 से t/2 तक ही यूज करूंगा लिमिट। तो t/2 अब आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बिकॉज हाफ साइकिल लेना मेरी मजबूरी थी। क्यों थी यह आपको पता चल चुका है, क्योंकि पूरी 1 साइकिल में कुछ हासिल नहीं होगा, चार्ज नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर साइकिल 0 है तो करंट 0 आएगी। तो अब मैंने हाफ साइकिल या 0 से t/2 तक मुझे मीन निकालना है। तो पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इस मेथड में जो आपके सामने यूज करने जा रहा हूं, इसमें ओनली आधी साइकिल का मीन निकालना है। क्यों निकालना है वो पॉइंट क्लियर हो गया। कैसे निकालना है मैं डिस्कस करता हूं। मान लिए जो एक्चुअल वाली असली वाली करंट थी, ऑल्टरनेटिव करंट, वो हमने पास की इसमें हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2। जब करंट पास होगी तो कुछ चार्ज भी यहां से शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर मान लो Q1 चार्ज शिफ्ट होता है, Q1 पहला केस खत्म। दूसरा, अब इस सर्किट में सेम टाइम के लिए एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे, उस कांस्टेंट करंट का नाम होगा IM, M फॉर मीन, मीन करंट, कांस्टेंट करंट पास करेंगे सेम टाइम के लिए सेम सर्किट में। उसने अगर चार्ज फ्लो करवाया Q2 और Q1 को Q2 के इक्वल कर दो, तो Q2 वाली करंट Q1 वाली करंट का मीन वैल्यू कहलाएगी। क्यों? AC करंट ने इस सर्किट में t/2 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करवाया, मीन करंट जो कांस्टेंट करंट है, मीन करंट ने सेम सर्किट में सेम टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो करवाया, बट अब उसने कांस्टेंट तरीके से करवाया। एसी करंट ने वेरिएबल तरीके से करवाया था, यानी 1 सेकंड में 1 कूलम लेगी चार्ज, 2 सेकंड में 2 कूलम, फिर 3 कूलम, 4 कूलम, मान लो 10 कूलम में शिफ्ट कराया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, बट वेरिएबल मेथड से, 1 कभी 2 कभी 3 एंड सो ऑन। बट मीन करंट टोटल 10 लेके उसने 1 सेकंड में उधर डाल दिया, तो स्पीड स्लो थी, 1 सेकंड में उसने एक ही चक्कर लगाया, बट काम दोनों ने सेम किया। 10 कूलम पहले वाली करंट ने भी, दूसरे वाले भी 10 कूलम, दोनों ने सेम सर्किट में सेम टाइम में सेम वर्क किया है, दोनों 10 कूलम चार्ज फ्लो करवाया, तो दूसरी वाली जो कांस्टेंट करंट है वो पहली वाली करंट की मीन वैल्यू कहलाती है। तो इसके लिए मैंने आपको जो सिंपल स्टेप बना दिए, आप सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट t/2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करवाती है वो निकालोगे, अलग रख दोगे, फिर कांस्टेंट करंट
जो मीन करंट है वो कितना चार्ज फ्लो करवाती है वो निकालोगे और फिर दोनों को इक्वल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं एक बार रफ में डील कर लूं आपके साथ, रफ में समझाता हूं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। रफ में क्या है, सबसे पहले हम स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज फ्लो होता है स्मॉल टाइम में, dq dq इज इक्वल टू i dt, ये q इज इक्वल टू i dt जानते ही हैं। स्मॉल टाइम dt में इतना चार्ज फ्लो होगा, तो टोटल चार्ज 0 से t/2 सेकंड में कितना फ्लो होगा, ये लिमिट है 0 टू q1, q1 इज इक्वल टू 0 टू t/2। i की वैल्यू पता ही है, i नॉट साइन ओमेगा t dt, i नॉट बाहर आ गया कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी के डिफरेंस इंटीग्रेशन लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, साइन की आएगी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इनटू dt। ये आप अरेंज करो, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और लिमिट्स क्या है 0 टू t/2, तो यहाँ पे 0 टू t/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपको पता ही होगा, हंड्रेड्स ऑफ टाइम यूज किया है। तो कॉस ओमेगा होता है इसमें 2π/t, हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ओमेगा का रख दो 2π/t, और स्मॉल टी क्या होता है, अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर 0, 0 से मल्टीप्लाई करो सबको 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, i नॉट अपॉन ओमेगा, t से t 2 से 2 cos पाई -1 और ये -1 -2 माइनस और माइनस प्लस, तो 2i नॉट अपॉन ओमेगा, दिस इज q1। तो ये वो करंट आई जो ऑल्टरनेटिंग करंट ने, जो एक्चुअल करंट है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसने t/2 सेकंड में जो चार्ज यहां से यहां पे शिफ्ट किया। अब मैं इसी सर्किट में कांस्टेंट करंट है, उसका नाम है i, वो सेम टाइम के लिए फ्लो कराऊंगा। अब ये कांस्टेंट है तो q इज इक्वल टू i की डायरेक्ट फॉर्म में लग जाएगा। तो इसने कितना चार्ज फ्लो कराया q2, i कितना है im, और टाइम कितना है t/2। इसने इतना चार्ज फ्लो कराया, इसमें इंटीग्रेशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहली वाली तो वेरिएबल थी, बट इसने कांस्टेंट फॉर्म से किया है। तो ये हो गया, 1 और 2 को इक्वल कर दो, 2i नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/t, im t/2, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो im आएगा 2 अपॉन पाई ऑफ i, ये मीन वैल्यू हो गया, और 2 अपॉन पाई क्या होता है 0.637, तो im हो गया 0.637 i। परसेंटेज में लगाना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 63.7% ऑफ i नॉट, ये मीन करंट आ गया। ये अपर हाफ साइकिल का मीन था, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है इसका मीन आ गया, और नीचे नेगेटिव वाली साइकिल का क्या होगा, सेम -63.7% ऑफ i। ठीक है, तो ये जो करंट थी वो कितनी हो गई, -63.7% ऑफ i। तो ये नीचे वाले साइड का मीन है, सेम है, देखने में प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, इन दोनों का ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। इसे पूरी साइकिल में मीन वैल्यू 0 आएगी, ऐसे भी आएगी। तो ये मैंने आपको एक रफ तरीका दिखाया था, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक बार चाहो तो ब्रीफ कर देता हूँ। हमने क्या करा, जो एक्चुअल वाली ऑल्टरनेटिंग करंट थी वो हमने t/2 सेकंड के लिए, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए करना है, फ्लो करवाई, तो उसने कुछ चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ पे डाल दिया होगा, कितना चार्ज अलग वो निकालना है। Q इज इक्वल टू i t फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला तब लगता है जब करंट कांस्टेंट हो, ये तो करंट वेरिएबल है, तो फॉर्मूला लगेगा स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज dq पास हुआ, dq इज इक्वल टू i dt, और उसके बाद इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकाला हमने, वो आया इतना। फिर एक कांस्टेंट करंट पास की, उसका नाम था im, मीन वैल्यू ऑफ करंट। कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो डायरेक्ट लगाया, और दोनों की जो वैल्यू आई उन दोनों को इक्वेट कर दो।
तो जब कांस्टेंट करंट सेम सर्किट में सेम टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो करवा रही है जितने ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल करंट करा रही है, तो ये कांस्टेंट करंट पहले वाले की मीन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अब मैं इसको लिखवा देता हूं प्रॉपर तरीके से। सेम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इसमें आई की जगह जहां भी आई आ रहा है E अपॉन आर कर देना, उसका फॉर्मूला लगाएगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट to find mean value of alternating current. In half cycle. Property of current use. Property of current used to measure mean value. Property of current used to measure mean value वो कितनी होगी? That is flow of charge. करंट जिधर भी फ्लो होगी उधर ही चार्ज फ्लो होता है। करंट की डायरेक्शन चेंज तो चार्ज का फ्लो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, गिवन क्या है इसके लिए? लेट ए सर्किट हैविंग ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक मतलब सिंपल रेजिस्टेंस को ओमिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। लेट ए सर्किट हैविंग ओमिक रेजिस्टेंस R and an AC source of omega frequency. ठीक है, फिगर है ये, इसमें ये ओमिक रेजिस्टेंस बना लीजिए। ये एसी सोर्स, ई जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और मैक्सिमम वैल्यू है ई। डेरिवेशन let AC current flows through given circuit for t/2 second. If AC current flows
dt second, then dq charge flows through it. The circle dq is equal to I dt. इसलिए टोटल चार्ज फ्लोज इन कैपिटल T बाई 2. कैपिटल T टाइम पीरियड है, पूरी एक रोटेशन का टाइम कैपिटल T है. वो कितना होगा, इंटीग्रेशन कर दो. dq था ना I dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो 0 टू T बाई 2 या 0 टू Q1. तो चार्ज जो फ्लो होगा वो Q1 है. सॉल्व कर लेते हैं. Q1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt है, तो I के लिए लिख दो I नॉट साइन ओमेगा टी dt 0 टू T बाई 2. I नॉट बाहर आ गया. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 टू T बाई 2. तो Q1 को सॉल्व करना है, माइनस को बाहर निकालो, ओमेगा बाहर निकालो. कॉस ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, बिकॉज आप सब जानते हैं ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी. तो ये हो गया 2 पाई बाई टी माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट कितनी है 0, तो कॉस 0, और यहाँ पे टी भी था T बाई 2. टी से टी कैंसिल, 2 से 2, तो हो गया कॉस पाई माइनस 1, तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा. ये -1 -1 माइनस और माइनस लेंगे प्लस, ये -2 और -1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा. दिस इज Q1 पहली इक्वेशन. लेट a constant current I, जिसका नाम है मीन करंट, flows through same circuit for same time plus T by 2. तो चार्ज फ्लो through this mean current Q2 is equal to IN T by 2. Q is equal to IT वाला फॉर्मूला लिया है, ये सेकंड. अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वल होंगे तो ये करंट इस वाले करंट की मीन करंट कहलाएगी. ठीक है, तो इसमें आप इक्वल कर दो. Q1 is equal to Q2 2 I नॉट अपॉन ओमेगा IN T by 2. ओमेगा होता है 2 by T, ये हो गया 2 I नॉट, ओमेगा को हम खोलना है 2 पाई बाई टी, टी ऊपर चला गया IN T by 2. टी से टी काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये आ गया IN इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई ऑफ I नॉट. 2 अपॉन पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आएगा IN is equal to 0.637 I नॉट. 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आएगा, और मीन करंट जो है वो 63.7% ऑफ I नॉट.
ये आपकी करंट आ गई, ये फॉर्मूला आ गया, यानी कि जो पीक वैल्यू होती है ये था, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू। इस पीक वैल्यू का 63.7% ले लो, यानी 63.7 अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो ही होगी मीन करंट। अब अगर आपको मीन ईएमएफ लेना है तो जहां जहां आई लिखा है ई अपॉन आर लिखना है, सब कुछ सेम है। इस मीन वैल्यू को निकालने के लिए जो करंट की प्रॉपर्टी यूज की है वो है फ्लो ऑफ चार्ज के, व्हेनेवर द करंट फ्लोज चार्ज आल्सो फ्लोज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो यही प्रॉपर्टी यूज की है। अब हम अगर चाहो तो आप ईएमएफ निकाल सकते हो, सेम चीज आएगी इसमें भी, मैं आपको दिखाता हूं। जो आईएम आया है, आईएम था 0.637 आई नॉट, ऐसी ई की भी वैल्यू यही आती है 0.637 ऑफ ई नॉट या 63.7% ऑफ ई नॉट, ये वैल्यू आती है। ठीक है, सेम करना है, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। चलो करना सेम ही है आपको, जहां भी आई आ रहा है वहां पे ई बाई आर, टू फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। फॉर property of current used to measure mean value of current, flow of तीसरा इसके लिए गिवन वही सबको सेम, लेट ए सर्किट with a ohmic ओमिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, कंफ्यूज मत होना, सेम रेजिस्टेंस को ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लेट ए सर्किट विद एन ओमिक रेजिस्टेंस आर एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू exist derivation net charge flows through सर्किट बनाया था मैं, let net charge flow through the given circuit in time t/2। तो हम क्या डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, आई के लिए लिख दो ई अपॉन आर डी टी।
इंटीग्रेट कर दो, Q1 इज इक्वल टू ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, आर बाहर ले लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, डी टी, लिमिट लगा दो 0 से t/2, 0 से t/2 में हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, ई नॉट भी बाहर आ जाएगा, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी डी टी, फिर ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी 0 टू t/2, साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 टू t/2, माइनस और ओमेगा बाहर निकाल लो, अंदर है क्या कॉस ओमेगा टी और लिमिट्स बची। अब Q1 कितना आया, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/t इंटू टी, टी की जगह t/2 माइनस कॉस 0, तो t से t, 2 से 2 कॉस पाई -1, तो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा -1, तो -2 और -1 2 ई नॉट बाई ओमेगा, इतना चार्ज फ्लो हुआ। now constant EMF EM is applied across same circuit for same time. Charge flow, net charge flows Q2, Q is equal to I, T होता है, I की जगह लिखना है E अपॉन R इंटू T की जगह T/2, ये Q2 हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल कर दो, Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 था आपका 2E नॉट अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू EM अपॉन R इंटू T/2, ओमेगा 2π/t, तो 2E नॉट अपॉन 2π/t इज इक्वल टू EM T/2/R, ठीक है। तो यहां पर Q1 में दोस्तों ये R हमारा छूट चला गया, इसको R को भी ज्वाइन कर लो, E नॉट बाई R था ना, ये R हमने ले लिया है, R R R R, क्योंकि ये आपका कटना चाहिए, कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R, तो R से R गया, T से T गया और 2 से 2 गया, तो 2 अपॉन पाई ऑफ E नॉट बचा, तो ये हो गया EM इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई ऑफ E नॉट, E नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, वही आ गया 0.637 ऑफ E नॉट और परसेंटेज में 63.7% ऑफ E नॉट, तो सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आइडिया E अपॉन R पहले जैसा ही डेरिवेशन है, इससे ये हुआ, एक तो मीन वैल्यू हम हाफ साइकिल की ही निकालेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी क्या है, पूरी फुल साइकिल में वैल्यू क्या आएगी 0, तो हमने निकाल तो लिया, मैं कहूंगा 50% सक्सेस मिली, क्योंकि आधी साइकिल से ही हमें कंप्रोमाइज करना है, इससे ही संतुष्टि करनी पड़ी। तो जो हमारा सफर शुरू हुआ है इस चैप्टर में एसी डिवाइस में, कि सबसे पहले करंट और वोल्टेज जो ऑल्टरनेटिवली वेरी कर रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 50 हर्ट्ज है,
उसको कैसे कंट्रोल में लाएं, कैसे मेजर करें। तो हमने कुछ सॉल्यूशन तो निकाला, हमने मीन वैल्यू ले ली, मीन वैल्यू 63.7% है मैक्सिमम वैल्यू की, वो निकाल ली। अब मान सकते हैं कि हमारे सर्किट में इतनी करंट और इतने ईएमएफ कांस्टेंट वैल्यू फ्लो हो रही है। अब मेजर करना आसान हो गया, कांस्टेंट और चेंज तो नहीं होगी, कहीं जाने वाली है। ठीक है, तो इसमें इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू करंट की इस चैप्टर में हम लेंगे वो पूरे सर्किट में निकालेंगे। यानी यहां तो हाफ साइकिल ही थी, पूरे साइकिल में एवरेज कैसे निकालें। आप सोचो, जब तक मैं आता हूं 5 मिनट्स में आता हूं और उसके बाद मैं दूसरी लेक्चर का वीडियो बनाता हूं और उसका नाम बता देता हूं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये है मीन वैल्यू ऑफ करंट या मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वो होगी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो आता हूं, जब तक आप इसको देख के। ओके, टेक केयर, बाय।